गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 4। ये 4 मार्क्स के लिए है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके, नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, इससे अंदाज़ा लग रहा है। काइनेटिक्स एक शब्द से बना है, काइनेसिस ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है इसका मतलब? मूवमेंट। मतलब किसका मूवमेंट? जैसे मान लीजिए रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी क्या हैं, दो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। तो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में की ओर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मूवमेंट हो रहा है, केमिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। इन दिस चैप्टर वी डील्स विथ, इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी अगर रिएक्शन हमको दिया गया है, एक सेट ऑफ कंडीशंस दिया गया है। सेट ऑफ कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, हाँ, और एनवायरनमेंट, सब कुछ आपको डिटेल्स में दे दिया है कि, और आपको पूछा है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस चैप्टर से हम लोग ये सीखेंगे, किसी भी रिएक्शन को देखकर हम बता पाएंगे कि इतने जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, मतलब ये कैटलिस्ट है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? फिजिबल है या नहीं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन, सबसे पहली बात रिएक्शन को देखकर हमें बताना है कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, फिजिबल मतलब होगा अथवा नहीं। अगर होगा तो एक्सटेंट मतलब होता है हद, अमाउंट, किस एक्सटेंट तक, मतलब 30% होकर रुक जाएगा, 40% होकर रुकेगा, 100% हो जाएगा, 99% पे रुक जाएगा, 40% पे रुकेगा, 65 पे रुकेगा, मतलब कितना परसेंट रिएक्शन होगा, उसी को बोलते हैं एक्सटेंट यानी अमाउंट। पहली बात क्या हमने सीखा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो किस एक्सटेंट तक होगा। अच्छा, अगर होगा भी तो ठीक है, किस एक्सटेंट तक भी ठीक है। किस रेट से होगा, धीरे धीरे होगा या फास्ट होगा या मॉडरेट होगा या वेरी स्लो होगा या स्लो होगा या फास्ट होगा, रैपिड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन रेट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन, रेट मतलब स्पीड, दर, किस दर से रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, और उसको कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। और कोई रिएक्शन कैसे होता है, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, आखिर रिएक्टेंट या ए और बी आपस में ऐसा क्या कांड करते हैं अंदर कि प्रोडक्ट बनते हैं, यानी प्रोडक्ट कब बनता है, रिएक्टेंट ऐसा क्या करते हैं तब जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम बहुत ही, देखिए जैसे क्लास में चलता है वैसे तो पॉसिबल नहीं है उतना एलाबोरेट कर पाना, क्योंकि इसमें डेटा लगता है, आपका भी लगता है, कंजम्पशन होता है और टाइम भी लगता है इसमें, और इसमें आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो क्लास की तरह एग्जांपल्स दे पाना पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। इसमें डेटा कंज्यूम होता रहता है, तो शॉर्ट में बातें करते हैं, कम बोलेंगे, ज़्यादा समझना है आपको। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब तक उसका इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ेंगे, या आपकी ज़िंदगी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, आपके लाइफ स्टाइल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, तब तक आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, जैसे आप कोई फूड या बेवरेज खरीदते हैं, बेवरेज का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या पेय पदार्थ जिसको कहते हैं, खाने या पीने की जो सामग्री खरीदते हैं आप, उसके पैकेट के ऊपर, रैपर पे लिखा रहता है उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो वो जो एक्सपायरी डेट मेंशन क्या रहता है कि वो 3 साल के बाद या 2 साल के बाद, या बेस्ट बिफोर, लिखा हो, देखा होगा आपने, बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वो कैसे जान जाता है कि 8 महीने के बाद ये ख़राब हो जाएगा, 8 महीना के बाद ये कंज्यूम करने के योग्य नहीं रहेगा, ये खाने के योग्य नहीं रहेगा। तो उसको, वो सब कैसे जानता है, उसके लिए भी इंजीनियर्स होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ता है इसके लिए। 12th के बाद एक ब्रांच होता है इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी।
उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, ये सब चीज़ों को बताया जाता है। और वो कंपनीज वाले हायर करते हैं वैसे इंजीनियर्स को, काफ़ी अच्छा उसका भी पैकेज होता है। सेटलिंग टाइम फॉर डेंटल फिलिंग मटेरियल्स, जैसे कि कभी आप डेंटिस्ट के पास गए, किसी का दांत खराब हो गया तो उसको दांत को उखाड़ करके वहाँ पे एक मटेरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस फीड किया जाता है। तो वो कब तक पेशेंट अपना मुंह खुला रखेगा कि उसको बाहर भरेगा, तो कब तक कुछ खाना पीना नहीं है, कितना टाइम तक वो जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर पहले की तरह हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों पर भी रिसर्च करना पड़ता है, और उसके हिसाब से मटेरियल में, जैसे आप सीमेंट भी यूज़ करते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा, वाई वी ऐड जिप्सम ऑन सीमेंट, सीमेंट में हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, तो आपने आंसर रटा हुआ था, टू इंक्रीज द सॉलिडिफिकेशन टाइम, उसका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि कारीगर उसमें कारीगरी कर सके। जैसे मान लीजिए सीमेंट से कोई मूर्ति बना रहा है और सीमेंट डाला, तुरंत सीमेंट जम गया, उसका नाक बना रहा था, आँख बना रहा था, बना ही नहीं, जम गया, तो क्या कलाकारी हो पाएगा, ठीक से डिज़ाइन हो पाएगा? नहीं। तो हम चाहते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम बढ़े, सीमेंट थोड़ा लेट से जमे, तो उसमें क्या करेंगे, जिप्सम मिला देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि हम लोग देखते हैं, रिसर्च पहले करते हैं कि कितना देर तक मुंह के अंदर वो पेशेंट मुंह खोल कर रख सकता है, या कितना देर तक बिना खाए पिए रह सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग सेटलिंग टाइम डिसाइड करते हैं, और उसी हिसाब से मटेरियल बनाकर उसमें फीड करते हैं माउथ में। ठीक है। उसके बाद जितना भी इंजन का जो टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे आप 12th के बाद जो बच्चे, तो उसमें उनको सिखाया जाएगा इंजन में वाल्व टाइमिंग होता है, वाल्व खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, इनलेट आउटलेट वाल्व होता है। तो वो जो वाल्व कब खुलना है, कब बंद होना है, उसके लिए टाइमिंग सेट करना होता है इंजन में। देखिए किसी मिस्त्री के पास जाइएगा, मैकेनिक के पास, तो वो बताता है कि इंजन में टाइमिंग सेट करना होता है, तब जाकर फ्यूल प्रॉपरली बर्न होता है और प्रॉपर फ्यूल का मतलब यूटिलाइजेशन हो पाता है। नहीं तो फ्यूल वेस्ट नहीं होना चाहिए, पावर भी बढ़िया मिलना चाहिए, माइलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एयर के साथ एयर फ्यूल मिक्स होता है उसके अंदर, कार्बोरेटर के अंदर, तो वहाँ भी टाइमिंग सेट करना होता है। तो उसके लिए भी आपको क्या पता करना होगा कि ये फ्यूल कितना टाइम लेगा बर्न करने में, उसी हिसाब से पिस्टन ऊपर नीचे करने का टाइमिंग, या उसका जो पिस्टन का जो वॉल्यूम होता है, उसका जो डायमीटर होता है, उसकी जो हाइट होती है, वो उसी हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि आज से इतने 1000 साल पहले डायनासोर पाए जाते थे। कौन देखा भाई, इतने 1000 साल पहले डायनासोर पाए जाते थे? कौन कहता है, कैसे कहता है वो? या ये वृक्ष इतनी साल पुरानी है, जैसे कभी डोरंडा जाएंगे तो वहाँ पे कल्पतरु का वृक्ष है, बोलेगा ये इतना वर्ष पुराना है। वो कैसे जान गया कितना वर्ष पुराना है? तो उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, या किसी हड्डी, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, तो वो जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता थी, उसको इतना पुराना सभ्यता लोग कैसे कहते हैं? तो उनमें जो हड्डियाँ अवशेष मिला, जो कुछ मिला, तो उनमें जो सेल्स थे, उसके अंदर जो रिएक्शन किस रेट से हुआ, या कोई पेड़ पौधे के अंदर किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, तो उसके आधार पर हम बता पाते हैं कि ये पेड़ इतना पुराना है, या इतना दिन हो गया है, या किसी भी चीज़ के बारे में हम एक मोटा मोटी अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी मिला जुला कर काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत ज़्यादा इसका वाइड एप्लीकेशन है। हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले रिएक्शन के बारे में भी पढ़ाई नहीं करेंगे, और वैसे रिएक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे जो बहुत स्लो होता है, मतलब जिसको होने में इनफाइनाइट टाइम लगे, 10 साल 15 साल लगे, वैसे रिएक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली अबाउट मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मतलब क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होता है, मतलब मॉडरेट, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो ख़त्म होता है। वैसे रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए तेरे पास 2000 का एक नोट है, सिंपल समझिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। तेरे पास 2000 का एक नोट है तो तुम खर्चा नहीं करोगे, लेकिन अगर तेरे पास 10-10 रुपये का नोट है 2000 के बराबर, तो तुम्हारा खर्चा करने का रेट ज़्यादा होगा। नहीं देखते हैं, जैसे 500 रुपये का नोट रहता है तो खर्च कम होता है, लेकिन जैसे वो छुट्टा हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे नोट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको खर्च होने में टाइम नहीं लगता है। नहीं कहते हैं 500 कैसे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला।
तो कहने का मतलब अमाउंट नोटों की संख्या ज़्यादा होगी तो खर्च भी ज़्यादा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर ये लॉजिक सूट नहीं कर रहा है। अभी हमको ये समझाएंगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से रिएक्शन का रेट ज़्यादा कैसे होता है। एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में कॉलिजन ज़्यादा होता है, और कॉलिजन ज़्यादा होने के कारण जितना ज़्यादा कॉलिजन रहेगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे तो कॉलिजन ज़्यादा होगा उनके बीच में, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कॉलिजन ज़्यादा होगा, इसको हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उनके बीच में उतना ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। इसीलिए कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करने का। दूसरा है टेम्परेचर। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में खाना जल्दी ख़राब होता है। अब किसके कंपैरिजन में, ठंड के दिनों में। क्यों? गर्मी के दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, फूड के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो फास्ट हो जाता है और जल्दी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। वही चीज़ को अगर हम फ्रीज के अंदर स्टोर करके रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो खाना लेट से ख़राब होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ठंडा रखने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा था वो स्लो हो जाता है, और जब रिएक्शन स्लो हो जाता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है, और उस दरमियान उसका हम कंजम्पशन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। कैटलिस्ट आप जानते हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक हिंदी में बच्चे पढ़े होंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। ऐसा मत बोलिएगा, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। बोलना इंक्रीज़ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अफेक्ट करता है। क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है। आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, बात करेंगे इसके बारे में भी। यानी 4 फैक्टर्स हमने पढ़ा जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब बताइए, अब एक बात समझिए बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट, आर बोले तो रिएक्टेंट, पी बोले तो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और ये रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका गूथा हुआ आटा है। अब आटा गूथा हुआ से आप रोटी पका रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, गूथा हुआ आटा क्या होगा, गूथा हुआ आटा आपका रिएक्टेंट है और पकी हुई रोटियां आपकी क्या है, प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग में आपने आटा गूंथ कर रखा है, उसको पकाना स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या होगा, गूंथे हुए आटे का अमाउंट मैक्सिमम होगा, कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। जैसे ही आप रोटी पकाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे गूंथा हुआ आटा का मात्रा कम होने लगेगा और पकी हुई रोटियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। यानी समय के साथ क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है, समय के साथ जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो समय के साथ रिएक्टेंट की मात्रा घटती है, डिसअपीयर होता है। धीरे धीरे गूथा हुआ आटा एक समय आएगा ख़त्म हो जाएगा और पकी हुई रोटियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो रिएक्शन का रेट